इस अचानक अफ़तार पर सुंदर की सांसें थम गई थीं, हाथ-पाँव ढीले पड़ गए थे। बगैर कोई मज़म्मत किए वो खींची चली गई। अतशा शराज़ी ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और सुंदर को दरवाज़े के साथ लगाकर इसके मुँह से हाथ हटा दिया। आप सुंदर खाँसते हुए हैरान और कदरे खौफ़ज़दा होकर गोया हुई। अतशा ऐसी गहरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुराया। इसकी बेहद खूबसूरत मखूर आँखें सुंदर के चेहरे पर ठहरी हुई थी। ये क्या हरकत है? आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? खोलें, मुझे जाना है। इसने अतशा की नज़रों से ख़ाइफ़ होकर पलटने की कोशिश की, मगर शाह ने इसकी नाज़ुक कलाइयाँ मज़बूती से थाम लीं। इसके हूँ में जवाब में अतशा ने हंगारा भरा फिर बोला, वापस यहाँ आने के लिए तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे दिल में जो आग तुमने लगा दी है, जिसमें मुसलसल पिछली 10 रातों और 9 दिन से सुलग रहा हूँ, इनका हवाल कौन सुनेगा? मेरी बेचैनी और बेकरारी का साथ दिए बिना तुम कैसे जा सकती हो? दिल तो करता आज ही तुमसे सारे हिसाब बेबाक कर डालूँ, मगर फ़िलहाल मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं है। तो शाह ने इसके कदम उठाते हुए सरापे पर नज़र डालकर मैंने ख़ियाज़ी से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा शाह, मुझे जाने दें। सुंदर नासमझी की कैफियत में निहायत परेशानी से बोली, अगर किसी को पता चल जाए तो वह अतशा के साथ तना इस कमरे में बंद है तो इससे आगे सोचने की भी हिम्मत इसमें नहीं थी। सोनिया, तुम्हारे सोने के समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी कि जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, इसी रात से मेरा दिल तुम्हारा तलबगार हो गया। मेरे दिल में यहाँ-वहाँ तुम्हारे नाम की हलचल मची हुई है। मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा, हत्ता कि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी में भी दिलचस्पी से शामिल नहीं हूँ। तुम जानती हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज़ सिर्फ़ तुम बन गई हो, सिर्फ़ तुम। शाह ने इसके माथे को अनकर शहादत से थपथपाया। सुंदर पूरी आँखें खोले साँस रोके से सुन रही थी। शाह की आखिरी बात पर इसकी पलकें झुक गईं। इसने निचला लब दाँतों तले दबाया तो गाल में पड़ने वाला डिंपल गहरा हो गया। असर शाह ने इसके डिंपल को मबूसा होकर देखा, फिर डिंपल पर उँगली रखकर इसकी लचकती पलकों को होठों से छू लिया। इससे ज़रा फासले पे होकर पुष्प पर हाथ बाँधकर खड़ा हो गया, इस तरह जैसे इसे जाने का रास्ता दिया हो। सुंदर का दिल इसकी गुस्ताखी पे सीना तोड़कर बाहर निकलने को था। इसने झट दरवाज़े का हैंडल घुमाया, तभी पीछे से असर शाह की भारी गंभीर आवाज़ से इसके कदम रोक लिए। सोनिया मैडम, अभी तो जा रही हूँ, मगर बहुत जल्द रिश्ता भेजूँगा। इसके बाद एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूँगा। फिर मौत ही मुझे तुमसे दूर ले जा सकती है। तब तक खुद को सँभाल कर रखना, तुम अमानत हो मेरी। वो मुझसे सुंदर का आँचल थामे कह रहा था। इसकी खूबसूरत आवाज़ सुंदर के कानों में रस घोल रही थी। सुंदर से अपना दुपट्टा धीरे से खींचा जो शाह ने नरमी से छोड़ दिया। वो धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने अपने सीने पर दोनों हाथ बांध रखकर धड़कनों का शोर महसूस किया जो बढ़ता ही जा रहा था। लॉन तक का रास्ता तय करते उसने खुद को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश की थी। पूरा वक्त तक करीब में वो असद शाह की शौकनाक नज़र से चुभती फिर रही थी। असद शाह ने इसके सर पे आसमान हिलाकर रख दिया था। आज से पहले कभी दूसरे से हम कलाम होना तो दरकिनार इन दोनों का बराह रास्त सामना भी नहीं हुआ था। वो जब भी हवेली आता मर्दाने से ही वापस लौट जाता था और सुंदर जब भी शराज़ी विला जाती मुकम्मल निकाब की होती, यूँ कभी असद शाह से ने इसका सामना भी करने की कोशिश नहीं की थी। आज इसकी इज़हार मोहब्बत इस पर ऐसे बेरहम अंदाज से सुंदर को हिला धुला कर रख दिया था। निकाह की तकरीब बड़ी धूमधाम से जारी थी। मीर परवेज़ और ज़ैनब निकाह के बंधन में बंध चुके थे। दोनों को अब एक साथ बिठा दिया गया था। दुल्हन बनी ज़ैनब पर खूब रूप आया था, वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मीर परवेज़ भी ऑफ वाइट सलवार कमीज़ में मलबूस सर पे दस्तार बांधे शानदार लग रहा था। दोनों ही बेहद खुश थे। इनकी मोहब्बत को निकाह की मंजिल जो मिल गई थी। सुंदर का सजा-सवरा रूप बहुत दिलकश था। असद शाह की नज़रें बार-बार इसकी तरफ भटक रही थी, मगर आज इसने सुंदर को बदहवास करने या इसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने दिल की बात इस तक पहुँचाकर मुतमईन हो चुका था। वो खुद भी वाइट सलवार सूट पर वैस कोट पहने किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। सुंदर ने एक बार चुपके से इसकी सिर्फ नज़र की, उसी को देख रहा था। सुंदर ने सिर्फ टड़पड़ा कर नज़र घुमा ली। अतशा खुलकर दिलकशी से मुस्कुराया। सुंदर अपनी चोरी पकड़ जाने पर पूरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। शर्मिंदगी से इसके चेहरे से आया थी। शराजी विला से सब लोगों की वापसी हो चुकी थी और तकरीबन सभी थके हारे अपने कमरों में जा चुके थे। सुंदर फ्लैट पर लेटी अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। इसके ज़हन के पर्दे पर असद शाह का खूबसूरत चेहरा उभरा तो इसका दिल ज़ोर से धड़का। अपनी इस कैफियत से वो खुद ही महफूज हुए, मुस्कुरा दी। सब लोगों के लिए जाबिर और ज़ालिम असद शाह का अंदाज़ इसके लिए चाहत की शिरनी में रचा बसा था। न जाने इसके लिए ऐसा था या सबकी सोच इसके लिए गलत थी।
और हालात शाह के इतने खुले अंदाज में ज़ाहिर मोहब्बत ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो शाह जैसे शानदार मर्द की मोहब्बत पाकर खुद पर बेहद नाज़ा थी। इसके ख्वाब अपनी आँखों में सजा है, वो हवाओं में उड़ रही थी। मोहतरमा, पिछले 2 घंटे से आपकी कॉल के इंतज़ार में अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर बैठा हूँ। कोई एहसास है आपको मेरी परेशानी का? तभी दबी आवाज़ में वो निहायत गुस्से में से मुखातिब था। इसके गुस्से के जवाब में सुंदस की नरम हँसी माउथ पेस पर उभरी। शाह फ़ायज़ा भाभी लाउंज में बैठी थी। अगर मैं इनकी मौजूदगी में कॉल करती और वो बाहर वाले एक्सटेंशन का रिसीवर उठाकर सुन लेती तो मुसीबत आ जाती। भाभी की फ़ितरत से तो आप वाकिफ़ हैं। सुंदस मीर परवेज़ के रूम में लगे एक्सटेंशन पर सशा से बात कर रही थी। इसकी वज़ाहत पर सशा ने गहरी साँस खींची। तुम्हारी फ़ायज़ा भाभी किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएँगी, वो चिढ़ते हुए बोला। क्यों? यार, हर वक़्त जो तुम्हारे इर्द-गिर्द मंडलाती रहती है, तुम्हें हवा भी छूकर गुज़रे तो मेरे दिल में आग लग जाती है। और फिर ये फ़ायज़ा भाभी, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुंदस खिलखिलाकर हँसी। शाह की इस कदर जज़्बातियत पर इसके मन में गुदगुदी हो रही थी। सुनो, कुछ दिनों के लिए दिनों तक मुझे मुझसे बाहर जाना, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हें कल हवेली आना पड़ेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूँगा, शाह ने हतमी अंदाज में कहकर इसे तंबिया कर दी। शाह, 1 हफ़्ते पहले ही तो हम मिले थे, इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकती, किसी को शक ना हो जाए। वैसे भी मुझे लगता है फ़ायज़ा भाभी को शक हो गया है। सुंदस पुरजोश अंदाज में फ़िक्रमंदी से बोली। उफ़! फिर फ़ायज़ा भाभी, अगर तुमने इनका नाम लिया तो मैं कल ही इनको गायब करवा दूँगा। शाह ने बरहमी से कहा। मेहरबानो, भाभी से इजाज़त लेकर आने की कोशिश करूँगी। वो आहिस्तगी से बोली। सोनिया, प्लीज़ कोशिश नहीं, कल तुम हर हाल में मुझसे मिलोगी, वरना मैं खुद हवेली आ जाऊँगा, सबके सामने से तुम्हें उठाकर ले आऊँगा। वो निहायत जज़्बाती हो रहा था। शाह, ऐसी बातें तो मत करें, आपको मेरी कसम, आप कभी ऐसा कुछ मत करेंगे। पूरी इज़्ज़त से बाबा साईं से मेरा हाथ माँगेंगे। इसने घबराकर धड़कते दिल पर हाथ रखकर शाह को कसम दी। इस बिगड़े शहज़ादे से कोई उम्मीद नहीं, वो जो कह रहा था कर भी गुज़रता। सोनिया, तुम्हारी इज़्ज़त मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त से अपनाना चाहता हूँ। मेरे दिल ने ख्वाहिश की है तुम्हारे साथ पूरी उम्र गुज़ारने की, तुम्हें ज़िंदगी भर चाहने की, तुम्हें हमेशा अपने दिल से लगाए रखने की। इसे मैं बाइज़्ज़त तरीके से ही पूरी करूँगा। बस तुम्हारे मामले में दिल बहुत जल्दी बेकाबू हो जाता है। वो उसकी घबराहट महसूस करके धीमी मगर गंभीर आवाज़ में सुंदस के गिर्द अपनी चाहत का इज़हार बाँध रहा था। सुंदस के याकूत लबों पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी, जिससे उसके गाल में पड़ने वाला डिंपल गहरा हो गया था। मैं परवेज़ की वापसी पे पहली फुर्सत में बाबा साईं को पैगाम लेकर भेजूँगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने नाम लिखवा लूँगा। कम से कम 10 बच्चे होंगे हमारे, 10 से 1 भी कम पर समझौता नहीं करूँगा मैं। कान खोलकर सुन लो तुम। एकदम उसने मुस्कुराहट दबाकर रोककर आवाज़ में कहा। शाह की इस फरमाइश पे बेसाख्ता इसके मुँह से निकला था। जी, सुंदर जो इसकी खूबसूरत बातों के सहर में कोई इतनी बुरी तरह गड़बड़ा गई। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। पूरी रात वो दोनों एक-दूसरे की मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे। बातों का ये सिलसिला अब चंद घंटों से बढ़कर पूरी रात में मोहित होता जा रहा था। सुंदस की आँखें जागती आँखों से ख्वाब देख रही थी। मुलाकात, टेलीफ़ोन गुफ्तगू पर इनकी मोहब्बत दिन-रात परवान चढ़ रही थी। वक़्त पर लगाकर उड़ गया। मीर परवेज़ और तैमूर ग़ज़नी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट चुके थे। मसरूर अली ग़ज़नी ने तैमूर के रिश्ते की बात इसके लंदन जाने के कुछ दिनों बाद ही की थी। मीर ज़फ़र अली के लिए तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी, मगर उन्होंने मसरूर ग़ज़नी को तैमूर की वापसी तक इन दोनों इस रिश्ते से मुताल्लिक़ किसी को भी आगाह करने से मना कर दिया था। वो जानीदा आदमी थे, फ़ायज़ा की हासिल फ़ितरत से वाकिफ़ हो चुके थे। अपने भाई के लिए साफ लफ्ज़ों में इनकार पे इनका तिलमिलाना घरवालों से छुपा नहीं रह सका। दोनों वो दुन दिनों वो इस इनकार पे उखड़ी रही थी। अभी से ये बात इसके कान तक पहुँची तो वो ज़रूर कोई न कोई वलवला करती, जबकि तैमूर की वापसी में अभी पूरा साल बाकी था। सुंदर रात के खाने के बाद भतीजा-भतीजी को अपने बेड पे लेकर बैठी कहानी सुना रही थी। मेहरबानो, भाभी दस्तक दिए अंदर चली आईं। भाभी, आपने क्यों तकलीफ़ की? कोई काम था मुझे बुला लेती। सुंदर जो छोटी-सी रानी को गोद में लिए बैठी थी, मेहरबानो को देखते से गोद से उतार कर उठकर खड़ी हुई। संजना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? सुबह बानो ने इसके बेआरामी के ख़्याल से पूछा। सुंदर बहुत छोटी-सी थी जब इस घर में ब्याह कर आई थी। इन्हें ये छोटी-सी गुड़िया बहुत प्यारी लगी थी, जिस पर इनके शौहर भी गमज़फ़र भी जान छिड़कते थे। बिन माँ की बच्ची को उन्होंने बिन माँ बनकर सँभाला और प्यार दिया था, इसलिए वो उन्हें बेहद अज़ीज़ थीं।
बच्चों चलो भागो, बाकी की कहानी बाबा सुनाएंगे। मेहरबानों ने बच्चों को वहाँ से हटाना चाहा, क्योंकि मीर सबदीन और मीर सजावल समझदार थे, जबकि हुनैन और रानी अभी ना समझते, इसलिए रानी को उन्होंने गोद में ले लिया। मीर सजावल और सबदीन फौरन बेड से उतर के चले गए। मेहरबानों ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुंदस, हम सब सोच रहे हैं कि मीर परवेज़ के साथ ही तुम्हारी शादी का फ़र्ज़ भी अदा कर दिया जाए। मेहरबानों ने तंबीर बांधी। सुंदस क्या जवाब देती, शर्मा कर सर झुका गई। तैमूर भी लंदन से वापस आ गया है। अदा मसरूर ने बाबा साईं से रिश्ते की बात बहुत दिनों पहले ही कर ली थी, मगर बाबा साईं ने किसी को भी बताने से मना किया था। तुम तो जानती हो फ़ायज़ा की फ़ितरत कैसी है, वो ज़रूर पतंगड़ बनाती है, लेकिन अब कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत जल्द बाबा साईं मीर परवेज़ के साथ-साथ तुम्हारी भी शादी की तारीख़ तय करने वाले हैं। मेहरबानो इसके चेहरे के बदलते तासुरात पर गौर किए बगैर रानी को गुदगुदाते हुए बोली जा रही थी। रिश्ते की बात तो शाहरुख में चाचा हैदर शाह ने भी की थी असद शाह के लिए, मगर बाबा साईं ने नज़रअंदाज कर दिया। वो भला असद शाह को तुम्हारा हाथ कैसे दे सकते हैं? इसकी गर्म मिजाजी और सख्त गैर तबीयत से सारा ज़माना वाकिफ़ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सुंदर, जो तैमूर जैसा हीरा तुम्हारे नसीब में आया है। सुंदर के अंदर छनाके की आवाज़ के साथ कुछ टूटा था। आंसू आंखों के किनारों से निकलकर गालों पर बहने लगे। मेहरबानों ने सर उठाकर देखा तो शतत रह गई। गुड़िया, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेहरबानो हैरान परेशान सी गोया थी। सुंदर उठकर खिड़की के पास चली गई। इसका दम घुट रहा था। खिड़की से टकराने वाली ठंडी हवा का झोंका भी से झुलसाए दे रहा था। मेहरबानो सीने पे हाथ रखे से दूर से बैठी देख रही थी। इन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मेहरबानो तेजी से उठकर इसके पास पहुंची थी और बाजू खींचकर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा तो इतने से बहते आंसू से इसकी शरबती आंखें दहक दहक रही थी। सुंदस, मेरी गुड़िया, इस खुशी के मौके पर इन आंसुओं का सबब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे जल्दी बताओ, आखिर बात क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी, मैं तैमूर से शादी नहीं करूंगी, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। आप बाबा सही से बात करें, अपना फैसला बदल दें या फिर मुझे जहर ला दें। वो मेहरबानों से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। सुंदस, क्या नाम है इसका जिसके लिए तुम बागी हो रही हो? मेहरबानो सख्ती के आलम से खुद से लगाए खड़ी थी। इन्हें अपनी ही आवाज़ अजनबी सी लगी। असर शाह शराजी, सुंदस ने हिचकियों के दरमियान जवाब दिया। मेहरबानों को जैसे करंट लगा था। उन्होंने एक झटका खाकर उसे खुद से दूर हटाया। सुंदस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम जानती भी हो कैसा इंसान है वो। आदमी को आदमी नहीं भेड़ बकरी समझता है। वो इतना बेरहम, मगरूर और खड़ मिजाज है। तुम कैसे से दिल लगा सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? बाबा सही तुम्हें इसके हाथ सौंप देंगे। भाभी, वो बहुत अच्छा है, आप सब इसे गलत समझते हैं। वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मेरी खुशी इसी के साथ है, तैमूर के साथ में नहीं। मेहरबानो सर थामे इसकी बातें सुन रही थी। इन्हें समझ नहीं आता कब इन दोनों ने अहद-ओ-पैमा पैमा किए हैं, कब बात यहाँ तक पहुँच गई और कब अब इस मसले का हल क्या है। सुंदस, मेरी गुड़िया, मेरी बात मानो, भूल जाओ इसे। जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ। तुम्हारी तकदीर में तैमूर गज़नवी लिखा जा चुका है। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है। बाबा सईद मसरूर गज़नी को ज़बान दे चुके हैं और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। हमारे जैसे ख़ानदानों में ज़बान जान से बढ़कर होती है। बाबा सईद या तुम्हारे भाई तुम्हारी जान तो कुर्बान कर देंगे, मगर अपनी बात से नहीं फिरेंगे। तुम मेरे लिए रानिया जैसी हो। मैंने रानिया में और तुम में कभी फ़र्क नहीं समझा। अगर तुम्हारी जगह रानिया भी होती तो मैं इसे भी यही कहती, अपने बाप और भाइयों की लाज रखो। इन्हें सर झुकाने पे मजबूर मत करो। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। इस बात का एहसास तुम्हें आगे चलकर जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की, जो अभी से अपने दिल के टूटने का मातम मनाने लगी थी। इसकी आंखें बेन कर रही थी, मगर लबों पर खामोशी के कफल पड़ गए थे। माँ जी, ज़ैनब की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शहर से डॉक्टर को बुलवाया गया। इसे चेकअप के वक्त बताया कि इसको टाइफाइड की शिकायत है। मुकम्मल सेहतयाब होने में 2 माह लगेंगे। शादी की तैयारी जो कि आखिरी मरहले में थी, इसलिए मीर ज़फ़र अली ने फ़ैसला किया कि तैमूर और सुंदस की शादी में ताख़ीर नहीं की जाए। ज़ैनब की रुख़सती उसकी सेहतयाबी के बाद करवा लेंगे। सुंदस ने अपने बाप भाइयों की लाश तो रख ली थी, मगर अपने दिल की दुनिया बर्बाद कर ली थी। बाबा सईद के फ़ैसले पर से चुपचाप सर झुका लिया था। तैमूर ग़ज़नी पूरी शान और शौकत से सुंदस को बयाने आया था। मीर ज़फ़र ने भरपूर तरीके से इसका इस्तक़बाल किया था। रुख़सती के बाद सुंदस मेहरबानों से लिपट कर बिलख के रोई। मेहरबानों भी इसके दिल के टूटने और ख्वाबों के बिखरने पर बहुत अफ़सोसदार थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर इस मौके पर कोई खुश था तो वो फ़ायज़ा थी, जो मुतमईन थी कि अगर सुंदस की शादी इसके भाई से नहीं हुई तो असद शाह से भी नहीं हो सकी। असद शाह की वजाहत इसकी दौलत पर भारी थी। इस पर मनचाहा महबूब सुंदस अगर इसकी दुल्हन बनती तो फ़ायज़ा से बहुत ऊपर चली जाती।
ज़ैनब के निके में वो और सुंदर असद शाह की आंखों में चाहत के रंग देख चुकी थी। असद शाह की निगाहों में सुंदर के लिए वरफकती और दीवानगी फ़ायज़ा को जलाकर राख गई थी। वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि इन दोनों के दिल की ख्वाहिश पूरी हो। असद शाह का रुतबा कितना ऊँचा था ये पूरा गाँव जानता था। सुंदर इसकी मनचाही दुल्हन बन जाती तो फ़ायज़ा ज़िंदगी भर इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। सुंदर रुखसत होने के बाद गजनी हाउस पहुंच चुकी थी और तैमूर गजनी के शानदार कमरे में इसकी दुल्हन बनाकर बिठा दी गई थी। कमरे की सेटिंग से लेकर सेज की सजावट तक इसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, ना ही किसी की आमद का इंतजार था। समीना और रुखसाना से जिस पोजीशन में बैठा छोड़ गई थी वो अब तक इसी तरह बैठी हुई थी। सर झुकाए हुए सिर्फ असद शाह की याद में आंसू बहा रही थी, जिसने आखिरी बार इसे देखने के हक से भी महरूम रखा था। शादी की हर तकरीब में इसकी निगाहें असद शाह को ही तलाशती रही, मगर वो कहीं नहीं था। इसकी लाताल्लुकी सुंदस के दिल को चीर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर ग़ज़नी धीरे से दस्तक देकर अंदर आ गया, उसके पहलू में बैठ गया, फिर हाथ बढ़ाकर इसकी घूंघट पलट दिया। आज तो लगता है चाँद आसमान से उतर कर मेरे बेड पर मुर्जमान है। तैमूर ग़ज़नी ने नरमी से इसकी ठोड़ी को छुआ। सुंदस के मन में कोई हलचल नहीं मची, इसके जज्बात बर्फ़ की तरह सर्द थे। सुंदस, मैं आज इतना खुश हूँ कि अपनी खुशी शायद लफ्ज़ों में बयान भी ना कर सकूँ। तुम्हें पाने की दुआएं मैंने वहाँ लंदन में भी सुबह शाम मांगी थी। मेरे रब ने मेरी दुआएं रायगा नहीं होने दी और देखो आज तो मुकम्मल मेरी दस्तरस में हो। सुंदर ने एक बार फिर भी नज़र उठाकर इसके खुशी से जलमिलाते चेहरे की तरफ देखने की कोशिश ने की। तैमूर ग़ज़नी की जसारतें बढ़ती गईं। वो मखूर सी आवाज़ में रात भर इसकी समात में अपनी बेबाक खुशी, इसके उसके कसीदे और शौक जुमले उंडेलता रहा, मगर सुंदर के होठों पर पड़े कफल न टूटे। वो बेबसी आंसू बहाती रही और सशा की जुदाई का गम हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी पे तारी हो गया। भला-आखिर तैमूर थक कर चंद लम्हों में नींद की आगोश में चला गया और सुंदस घुटनों में मुँह छुपाए सो सकती रही। छोटे शाहजी सँभालें खुद को, यहाँ आप नशे में धुत होकर खुद को बर्बाद कर रहे हो, वहाँ तैमूर ग़ज़नी और बड़ी हवेली वाले जश्न मना रहे हैं। कब तक आप शोक मनाएँगे? इस तरह खुद को साइड पे कर लेना आपकी शान के खिलाफ है। अली गुल, जो इसका सबसे मुँह चढ़ा मुलाज़िम था, मुसलसल इसे भड़काने में मसरूफ़ था। कुछ अर्सा पहले गाँव की हारी की लड़की को खेतों में तन्हा पाकर इसने दस्तराज़ी की कोशिश की थी। इसी लम्हे तैमूर ग़ज़नी का वहाँ से गुज़र हुआ। इसने मौके पे ही अली गुल को रंगे हाथों पकड़ भी लिया और इसकी अच्छी खासी मरम्मत करने के बाद हैदर अली शाह तक के शिकायत भी पहुँचा दी। इस दिन तैमूर ग़ज़नी और उसके बाद असद शाह के हाथों होने वाली ज़िल्लत ने इसके दिल में तैमूर ग़ज़नी के लिए नफ़रत भर दी थी। सुंदस का रिश्ता तैमूर ग़ज़नी को दे दिया गया था। ये खबर असद शाह को बहुत देर से मिली थी। हैदर अली शाह के ज़रिए रिश्ते की बात मीर ज़फ़र के कान तक पहुँचाकर वो मुतमईन बैठा था। इसको अपने ख़ानदानी वक़ार और अपनी वज़ाहत पे इतना ज़हम था कि मीर ज़फ़र इसे रिश्ता ना दें, ये जैसे कोई नामुमकिन बात हो, मगर अब इसे अचानक मिलने वाली इत्तला पर इसका दिमाग घूम गया था। लेकिन ज़ैनब पर मीर परवेज़ के निके में थी। ये बात भूलकर वो लोग मीर ज़फ़र या इनके ख़ानदान से कोई बात पुरस्त नहीं कर सकते थे। इस शादी में शिराज़ियों को शिरकत तो करनी पड़ी, मगर असद शाह ने मुकम्मल बायकॉट किया था। मुल्क से बाहर होने का बहाना करके वो पिछले 15 दिन से अपने फार्म हाउस पे नशे में डूबा हुआ पड़ा था। जिस रात सुंदस का निकाह हुआ था वो बीबी जान से लिपट कर रो पड़ा। 6 फुट का करियर जवानों का जब वो बच्चों की तरह बिलख रहा था। इस घड़ी बीबी जान का दिल कटते रह गया। दहदर शाह मुठियाँ बेचे सबके जिन मराइल से गुजर रहे थे ये वही जानते थे, क्योंकि असद शाह की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो उन्होंने सुनते ही पूरी ना की हो, मगर इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में वो नाकाम हो गए थे। ये मलाल इन्हें निढाल कर रहा था, इसलिए हमें असद शाह की इस हालत ने इनके दिल में अमीरों के लिए नफ़रत ही नफ़रत भर दी थी। असद शाह ने सुंदस को दिल की गहराइयों से चाहा था। इससे जुदाई शाह को मौत से बदतर अज़ियत दे रही थी। मोहब्बत होने से लेकर बिछड़ने तक का सफ़र इसने बड़ी तेज़ी से किया था। वो भी तब जब सुंदस की मोहब्बत इसके दिल से गुजर कर रूह में सरायत कर चुकी थी। जब सुंदस से चंद दिन की दूरी भी इसके लिए सुहाने रूह थी। इन हालात में बस एक ही चीज़ ऐसी थी जो इसे चंद घुटनों के लिए ही सही इन सब सोचों से गाफिल कर देती, जिसका इस्तेमाल इन दोनों वक्त कसरत से कर रहा था। शाह को ना दिन का होश था ना रात की खबर। ये ख्याल ही इसे मारे डाल रहा था वो किसी और की हो चुकी है। इसी सोच से होने वाली तकलीफ की शिद्दत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इस पर एहसास शिकस्त ने इसे पागल कर दिया था कि मीरों ने इसके रिश्ते पर तैमूर ग़ज़नी को तरजीह दी थी। तैश के आलम में इसे शीशे की टेबल उठाकर पलट दी। अली गुल दूर खड़ा थर-थर काँपने लगा। इसने जल्दी से बढ़कर काँच के टुकड़े समेटे। मामदा असद शाह गुस्से और नशे में खुद को कोई नुकसान ही न पहुँचा ले, मगर वो सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए फिर से गाफिल हो चुका था।
तवील बीमारी से गुजरकर जब ज़ैनब सेहतयाब हो चुकी थी, मीर ज़फ़र अली ने शादी की तारीख तय कर दी। दोनों घरानों में शादी की तैयारी ज़ोरों-शोर से जारी थी। मीर परवेज़ की बरी बनाने की ज़िम्मेदारी तन्हा मेहरबानों पे थी। वो बेचारी बच्चों और बाज़ार के चक्कर में घुन-चक्कर बनी हुई थी। फ़ाइज़ा से तो किसी भी किस्म की ताउन की उम्मीद नहीं थी। सुंदस भी इन दिनों मैके आई हुई थी, मगर वो प्रेग्नेंट होने की वजह से किसी भी काम में हिस्सा नहीं ले सकती थी। वैसे भी वो दुनियादारी के झिरमों से दूर अपनी ही ज़ात में कैद होकर रह गई थी। वातई शाह की मोहब्बत के सैर में बीते चंद लम्हात तैमूर गज़नी जैसे चाहने वाले भरपूर, मिलनसार और खुशमिजाज शौहर का साथ पाकर भी भूल नहीं सकी थी। मेहरबानो उसकी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हालतों से वाकिफ़ थी, इसलिए जानबूझकर वो इसे किसी भी काम के लिए नहीं कहती थी और सारा बोझ खुद ही उठा रही थी। इसी वक्त भी वो ज़ैनब के लिए ख़रीदे हुए कपड़े और ज्वेलरी इसके सामने फैलाए, कपड़ों के रंग और ज्वेलरी के बाबत इस्तफ़ार कर रही थी। सुंदस इनकी बातों के जवाब में बस हूँ हाँ से काम ले रही थी, जब अचानक बाहर उठने वाले शोर पर दोनों ही चौंक गईं। तभी मुलाज़िम बदहवासी दरवाज़े खोले अंदर चली आई। मेहर बीबी क़यामत टूट पड़ी। तैमूर साईं से शिराज़ी के बंदे का कत्ल हो गया। मुलाज़िमा की आवाज़ कँपकँपा रही थी। "बतूल ये क्या तू क्या बकवास कर रही है?" मेहरबान ने उठकर इसे झिंझोड़ा, जबकि सुंदस के हाथ से ज़ैनब का झुमका छूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। बीबी मैं बकवास नहीं कर रही, पूरे गाँव में शोर मच रहा है। बड़े मीर साईं भी ज़मीनों पर गए हैं। सुना है ज़मीनों पर तैमूर साईं और महरो शेराज़ी का झगड़ा हुआ था और मुस्तैद होकर तैमूर साईं ने गोली चला दी। बतूल ने सैम को पूरी तफसील एक ही सांस में मेहरबानों के गोशगुज़ार कर दी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, तैमूर को अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखना। मेहरबानों सर थामे सोफ़े पे ढा सके, उन्होंने इन्हें आने वाले वक़्त की फ़िक्र लग गई थी। सुंदर दमसादे बैठी थी। मेहरबानों ने नज़र उठाकर इसके सपाट चेहरे की तरफ देखा, फिर इसका सर थपथपाकर मामले की नोएं जानने के लिए कमरे से बाहर चली गईं। शाह साईं ग़ज़ब हो गया। तैमूर ग़ज़नी की जुर्रत देखे इसने मामूली सी बहस पे महरोज़ साईं का कत्ल कर दिया और अब झूठ बोल रहा है कि गोली इससे गलती से चल गई थी। अली गुल ने मुकम्मल गलत बयानी से काम लेते हुए असद शाह को भड़काने की भरपूर कोशिश की। असद शाह नींद भरी आंखों से इसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा था। वो महरोज़ के साथ कल रात ही शहर से आया था और बेखबर सो रहा था, जब अली गुल ने नींद से जगाकर इसे वाक़े से आगाह किया। किसी और को इसके कमरे में कदम रखने या नींद से जगाने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि बीबी जानवी से नींद से जगाने की गलती नहीं करती थी, मगर ये अली गुल ही था जो मुँह चढ़ा होने की वजह से इसके अताब से बच जाता था। इस खबर में से शाह की आंखें खून छलकर आने लगी। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को संभाल लिया। सुंदस की आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए इसने दिन रात खुद को मसरूफ़ कर लिया था। अब इसका ज़्यादातर वक्त शहर में ही गुजरता था, मगर तैमूर ग़ज़नी ने सुंदस को इससे छीनकर इसके अंदर जो लावा धक्का दिया था, इसके फटने का वक्त आ गया था। कपड़े चेंज करके वो दनदनाता हुआ जाए वक़ूफ़ पर पहुंचा था। महरूज़ की लाश को उसके गाँव पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा था। मीर ज़फ़र अली और इनके तीनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे, मगर हैदर अली शाह और इनके दोनों बेटों का रवैया इन लोगों के साथ इंतहाई सख्त था। दरार तो दोनों ख़ानदानों में इस दिन ही पड़ गई थी जिस दिन सुंदस की शादी तैमूर से की गई, और इस दूरी और सदमेरी को वो लोग बाख़ूबी महसूस कर रहे थे, मगर नज़रअंदाज किए हुए थे, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन इस वाक़ये ने तो इन्हें शराज़ियों के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। एक तरफ दामाद और दूसरी तरफ बरसों पुरानी दोस्ती। समझ नहीं आता कैसे इस मामले से निपटा जाए। बीबी जान ने घर से निकलने से पहले इसकी बहुत मिन्नतें की थी, समझाया था कि वो जज्बात से काम ना ले, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। महरूज़ की मौत इसी तरह लिखी थी। इसकी आंखों से सुर्ख़ी झलक रही थी, मगर वो लब पीछे खामोशी से इनकी बात सुनकर निकल आया था। लेकिन वो इसे जानती थी कि उसकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफ़ान छुपा है। सुंदस का रिश्ता इसे नहीं दिया गया था, इस शिकस्त पे तो अब तक घेरा हुआ था। अपनी शिकस्त का बदला लेने का मौका इसे अब मिल गया था, इस बात से वो बेखबर नहीं थी। वो इसकी रग-रग से वाकिफ़ थी। महरूज़ की तफ़्तीन की जा चुकी थी। मीर हवेली से पूरे ख़ानदान ने शिरकत की, जबकि मसरूर ग़ज़नी तन्हा ही शरीक हुए थे। तैमूर को मीर ज़फ़र ने कसदन रोक दिया था और इसने एहतजाज भी किया था। मीर साईं जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मैंने शाह को जानबूझकर या झगड़े के दौरान कत्ल नहीं किया था, गोली मुझसे गलती से चली थी। इसने बेबसी से अपनी सफाई पेश की। तैमूर हम सब कुछ जानते हैं, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अभी मामला गर्म है, शराज़ियों का बंदा कत्ल हुआ है, जैसे भी हुआ, मगर वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है। हमारे किसी दुश्मन ने खबर फैला दी कि तुम्हारा और महरोज़ का ज़मीनों पर झगड़ा हुआ था और तुमने मुस्तहिल होकर इसे गोली मार दी। जब तक इस बात का सुराग नहीं मिल जाता, ये अफ़वाह किसने फैलाई और मामला रफ़ा-दफ़ा नहीं हो जाता, तुम्हें थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। मीर ज़फ़र अली ने इसे मुदबराना अंदाज़ में समझाया। वो लम्ब भींचकर खामोशी से इनकी तरफ देख रहा था। मीर ज़फ़र नज़रें चुरा गए।
तैमूर गज़नी ज़मीनों पे चक्कर लगाने के लिए निकला था। अपनी गाड़ी में बैठा वो ज़मीनों का जायज़ा ले रहा था। जब शिराज़े के बाग से कुछ फासले पर ज़हर शाह का कज़न महरूज़ गाड़ी से टेक लगा कुछ मसरूफ़ सा नज़र आया। सलाम दुआ की नीयत से उसने गाड़ी इसके नज़दीक ले जाकर रोक दी। महरूज़ का भाई शहर से सुना है, असद शाह के साथ तुम भी गए हुए थे। तैमूर ने महरूज़ से मुसाफ़ा करते हुए इस्तफ़ार किया। कल रात ही वापस लौटे हैं। असद शाह ने फैक्ट्री खरीदी है शहर में। इसी सिलसिले में 2 दिन से शहर में ही थे। महरूज़ ने गन एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ते हुए तैमूर से हाथ मिलाया, फिर दोबारा गन को उलट-पलट कर देखने लगा। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तैमूर ने इसे गन के साथ उलझ से देखा तो जांचती नज़रों से गन का जायज़ा लेने लगा। काफ़ी देर से गोली अंदर फंस गई, निकालने की कोशिश करो मगर निकलती ही नहीं। वो अब झंझलाहट का शिकार था। मुझे दिखाओ, मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद निकल जाए। तैमूर ने कहते हुए गन इसके हाथ से ली और चेक करने लगा। वो बार-बार गन लोड अनलोड करके चेक कर रहा था। इसी दौरान गोली चली, चौके गोली का रुख महरोज़ की जानिब था। महरोज़ पेट पर हाथ रखे ज़मीन पे गिरकर तड़पने लगा। अली गुल दूर से ही कार्रवाई देख रहा था। उल्टे पैरों दौड़ गया। तैमूर ने महरूज़ के गाल थपथपाए मगर वह नींद की आगोश में जा चुका था। इर्द-गिर्द की ज़मीन इसके खून से तर हो रही थी। तैमूर ने इसकी नब्ज़ पे हाथ रखा मगर वो खामोश हो चुकी थी। नस सकते की आलम में तैमूर के हाथ से महरूज़ का हाथ छूट गया। तैमूर अपनी हवेली के मर्दान खान में बैठा पूरी कहानी में मीर परवेज़ के सामने दोबारा दोहरा रहा था। मीर परवेज़ किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए गला में घूर रहा था। मसरूर गज़नी तासुब से हाथ मलते हुए इधर-उधर से चक्कर काट रहे थे जब अचानक फ़िज़ा ज़बरदस्त फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगी। वो तीनों बदहवास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मसरूर गज़नी ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए मगर तैमूर ने दौड़कर पीछे से इनका बाजू थाम लिया। भाई आप ठहरे, मैं देखता हूँ और कब तक मैं ना कहूँ आप बाहर ना निकलेगा। ये कहता हुआ दीवार पे लटकी हुई गन उठाए बाहर निकल गया। मसरूर उसे रोकते रह गए मगर वो अनसुनी करता निकल गया। मीर परवेज़ और तैमूर समझ गए थे कि शराज़ियों ने इन पर हमला कर दिया है। 1 घंटे से वो लोग एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे मगर मीर परवेज़ और तैमूर के पास गोलियाँ नाकाफ़ी थी जबकि असद शाह पूरी तैयारी के साथ आया था। पूरा गोलियों की आवाज़ से गूंज रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल कर ये खून रेज़ी रोकने की कोशिश करे। सब अपने घरों में दबके हुए थे। तैमूर बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। मीर परवेज़ को भी एक गोली लग चुकी थी मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो मुसलसल अपने बचाव की कोशिश कर रहे थे। असद शाह आज ही सारे बदले चुकाने आया था। दरहकीकत वह महरूज़ के कत्ल का बदला नहीं, अपनी मोहब्बत के लुट जाने का हिसाब बेबाक कर रहा था। इस वक़्त इसे अपनी ज़िंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस तैमूर ग़ज़नी को मौत के घाट उतारना चाहता था। मरने से पहले वो अपने सुलगते दिल को तमन्नियत पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। इसकी सफ़ेद बेदाग कमीज़ खून के धब्बों से सुर्ख हो चुकी थी मगर इसके सर पर खून सवार था। वो और इसके कारिंदे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। समीना बेगम अपने कानों में हाथ रखे मसरूर ग़ज़नी से लिपटी हुई दाढ़ी मार-मार कर रो रही थी। गोलियों की आवाज़ों से इनका कलेजा फटा जा रहा था। भला-आखिर मसरूर ग़ज़नी खुद पर और जबर ना कर सके और हवेली के अहाते की तरफ पहुँच गए जहाँ से तैमूर और परवेज़ इन लोगों से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तैमूर को खून में लथपथ गिरा देखा तो लपक कर इस तक पहुँचे। इसका सर अपनी गोद में रखे वो फूट-फूट कर रोने लगे। अपने हाथों से इसके चेहरे और पेशानी से बहते खून साफ किया। तैमूर बुरी तरह हाथ-पैर फेंक रहा था। इनका लम्स पाकर कदरे पुरसुकून हो गया। वह मुश्किल आँखें खोले इन्हें देखने की कोशिश कर रहा था मगर इसकी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था और फिर चंद लम्हों बाद इनकी गोद में सर रखे दम तोड़ गया। मसरूर ग़ज़नी की धाड़ ने हवेली के दरो-बाम हिला कर रख दिया। मीर परवेज़ भाग कर वहाँ पहुँचा मगर तैमूर ग़ज़नी ने इसके बचपन का दोस्त इसका राज़दार इससे हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। मसरूर ग़ज़नी भाई के सीने पर सर रखे बिलख-बिलख कर रो रहे थे। मीर परवेज़ की आँखों में खून उतर आया। वो अपनी गन सँभाले एकदम उठा। मसरूर ग़ज़नी ने इसका हाथ थाम लिया और नफ़ी में सर हिलाकर इसे मज़ीद तबाही से रोकने का इशारा किया मगर वो आपे से बाहर हो चुका था। इसने धीरे से मसरूर से अपना हाथ छुड़ाया। मज़बूत कदम उठाता हुआ फिर उन्हीं दरवाज़े की तरफ बढ़ा। दरवाज़े के कदम रखते ही मीर परवेज़ ने असद शाह के सीने का निशाना लिया और ब्रश खोल दिया। असद शाह इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था। एक साथ इनकी गन क गोलियाँ असद शाह को लहूलुहान कर गईं। इसके हाथ से गन छूटकर गिर गई और साथ ही वो खुद भी ज़मीन पर बैठता चला गया। असद शाह के कारिंदों ने जवाबन मीर परवेज़ पर अंधाधुंध फायरिंग की और वह दीवार से लगकर औंधे मुँह ज़मीन पे जा गिरा। इसके बाद फ़िज़ा जामिद हो गई। हर तरफ बारूद की बू फैली हुई थी और इस बू में 3 ख़ानदानों की दोस्ती, रिश्तेदारी और फिर दुश्मन की दास्तान रकम थी।
पुश्तैनी दोस्त ने दुश्मनी की जगह ली थी और अपने-अपने इलाकों पर भी हुदूद मुकर्रर कर दी गई थी और एक इलाके के रिहाइश का दूसरे के इलाके में कदम रखने पर भी पाबंदी थी। पाबंदी का पास न रखने वाले ख़ानदान को सफदर शाह और मीर जाफ़र ने इतनी सख्त सज़ाएँ दी कि दोबारा फिर किसी ने जुर्रत करने की कोशिश भी नहीं की। सफदर शाह और मीर जाफ़र के साथ अब ये दुश्मनी मीर सजावल और मुअज़्ज़म शाह भी बखूबी निभा रहे थे।